आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1। पेपर 1 का ये चैप्टर 8 है और चैप्टर 8 का ये भाग 5 है। इससे पहले भाग 4 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हैं। ये इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। हम लोगों का आज ये चैप्टर 8 खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और जैसे ही देखिए बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि पेपर 2 का क्लासेस कब से स्टार्ट होगा। ये तो पेपर 1 चल रहा है, पेपर 1 चल रहा है, तो पेपर 2 का क्लासेस कब से स्टार्ट होगा। तो पेपर 2 का जैसे ही पेपर 1 समाप्त हो जाएगा, पेपर 2 का क्लासेस चालू हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसमें चैप्टर कितना है, तो कुल चैप्टर लगभग 12 से 13 चैप्टर है। इसमें कितने चैप्टर है? 12 से 13 कुल चैप्टर है। और चैप्टर जैसे ही समाप्त हो जाएगा, पेपर 2 वैसे ही जल्द ही चालू हो जाएगा। और इसको इसीलिए जल्दी जल्दी पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए, हम लोग तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, और आज ये चैप्टर 8 समाप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ रहे थे? नंद वंश की स्थापना हो गई थी। नंद वंश की क्या हुई थी? नंद वंश की स्थापना हो गई थी। महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना कर दिया था। ये खुद को सर्व छत्रांतक कहता था, ध्यान रखिएगा, सर्व छत्रांतक। सर्व छत्रांतक खुद को कहता था, यानी कि इसका मतलब हुआ क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला, नाश करने वाला, नाश करने वाला, करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला, यानी खुद को सर्व छत्रांतक कहते, यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला खुद को बताता था। अब इस देखिए, महापद्म नंद ने एक और बात आप मगध पर देखेंगे कि जब कोई अयोग्य शासक आता है तो उसको हटाकर तुरंत उसी के दरबार वाला कोई शासक बन जाता है। मान लीजिए सबसे पहले हर्यक वंश था, तो हर्यक वंश में जो प्रतापी शासक हुए, जैसे बिंबिसार हुआ, अजातशत्रु हुआ, उदयन हुआ, और उसके बाद जब नागदशक आया था उसमें, उसी वंश में, हर्यक वंश में जब नागदशक आया था तो उतना योग्य नहीं था। जब नागदशक उतना योग्य नहीं था, इसी वंश का अंतिम शासक नागदशक उतना योग्य नहीं, तो उसी समय तुरंत क्या हुआ, उसी के दरबार वाले ने क्या किया, उसका क्या नाम था? शिशुनाग। शिशुनाग किसको हटा दिया? नागदशक को हटाकर और खुद क्या बन गया, मतलब उनका काम खत्म करके उनको निपटा कर और खुद राजा बन गया। अब इसी बीच ये समझ लीजिए कि जब मान लीजिए इसी वंश का नागदशक राजा है, नागदशक राजा है, और इसी समय कोई बाहरी आक्रमण कर देता तो क्या होता? कोई बाहरी पड़ोसी वाला कोई आक्रमण करके अपने मगध को मिला लेता तो मगध तो वहीं से खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही नागदशक उनके देखिए यहाँ पर होता ही है ना, मगध में देखिएगा, आप आगे भी देखिएगा कि कोई भी कमजोर राजा आएगा ना तो उसी के दरबार वाला क्या करेगा, उसको निपटा कर और उसको क्या कर लेगा, अपने में मिला लेगा। इसीलिए मगध का उत्कर्ष इतने तेजी से हुआ, क्योंकि यहाँ पर योग्य राजा ही थे। ध्यान रखिए, सारे संसाधन मौजूद थे और राजा भी योग्य ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महापद्म नंद ने क्या किया, ये अब और क्षेत्र विस्तार, मगध का क्षेत्र विस्तार और करने लगे। जैसे कालिंग पर आक्रमण किया, ध्यान रखिएगा, कालिंग पर आक्रमण किया था इसने, कालिंग को जीत लिया था। जहां पर ये आक्रमण अधिकतर जगह पर करते थे कि ये कुशल योद्धा था, साम्राज्य निर्माता था, मतलब अच्छा कुशल योद्धा था, और सैनिक नेतृत्व कैसे करना है बहुत अच्छा से इसको पता था। ध्यान रखिएगा, कालिंग, सूरसेन, काशी, ऐसे बहुत सारे जगहों पर इसने क्या किया था, आक्रमण किया था। और समझ लीजिए कि जहां पर आक्रमण ये किया, समेट लिया उसको अपने में। तो ये यहाँ पर महापद्म नंद के बारे में इतना ही हम लोग को जानना होता है। ठीक ठाक योद्धा था और इसके बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे, मतलब ये ज्ञात होता है कि 8 से 10 बच्चे थे इसके भी। कितने बच्चे थे देखिए, आप वो देखिएगा ना, कोई भी राजा को, अधिकतर प्राचीन समय के राजाओं को देखिएगा, अधिकतर राजाओं को, सभी राजा की बात नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चे बहुत सारे होंगे, शादियां बहुत सारी हुई होंगी। और क्यों शादियां बहुत सारी होती थी ये भी हम आपको कारण बताए कि शादियां बहुत सारी क्यों करते थे। वो पहले वाले भाग में हम बता दिए, इससे पिछले वाला में हम बता दिए कि वो शादी क्यों करते थे इतना। क्यों? क्योंकि साम्राज्य विस्तार के लिए चाहते थे कि पड़ोसी वाला भी मित्र बन जाए, ये भी अपना मित्र बन जाए, ये भी मित्र बन जाए, सबसे मदद मिल जाए, सबसे सैनिक मदद मिल जाए। इसीलिए क्या होता था, उनकी शादियां बहुत सारी होती थी। और वो सामने वाला राजा क्यों शादी कर लेता था, मतलब सामने वाला राजा, मान लीजिए ये कोई शासक, मान लीजिए बिंबिसार का उदाहरण लेते हैं। बिंबिसार ने शादी किया था ना, बिंबिसार ने बहुत सारी शादियां किया था, लेकिन मुख्य रूप से जो काशी नरेश के पुत्री जो थी महाकोसला देवी, फिर यहाँ पर
जो यहाँ पर महाकोसला देवी, तो बताइए इन राजाओं, ये सब राजा क्यों इतने, मान लीजिए इनके जो पिता थे, इनके पिता और ये बिंबिसार ने मान लीजिए प्रस्ताव भेजा कि शादी करना चाहते थे, यहाँ के राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं, तो इसके पिता ने क्या देखकर इसे शादी अपनी पुत्री की शादी करवाया होगा। ये इसके पिता, ये राजा देख लेते थे ना, ये बहुत ताकतवर राजा है, बहुत ताकतवर राजा है, तो हमारी भी कभी जरूरत पड़ेगी तो हमारी भी ये क्या करेगा, मदद करेगा। मतलब दोनों लोग अपने फायदा देखते थे। ये देखते थे कि अगर मान लीजिए कोई हम पर आक्रमण कर रहा है तो ये हमको बचाने आएगा, जब रिश्तेदार बन जाएगा तो इतना ताकतवर है ही। और ये देखता था कि अगर हम किसी पर हमला करते तो हमको सैनिक मदद ये क्या करेगा, देगा, ये सैनिक मदद देगा। तो दोनों लोग अपना अपना फायदा देखते थे, तो इसीलिए क्या हो जाता था, बहुत सारी शादियां हो जाती थी इन राजाओं को। चलिए आगे बढ़ते। और भी देखिए, राजा की शादी करने का और भी बहुत सारा कारण था, लेकिन मुख्य कारण जो था ना यही था, ध्यान रखिए। और तो कई सारे कारण थे शादी करने का, बहुत सारा कारण। ये जरूरी थोड़ा है कि साम्राज्य विस्तार के लिए सारे राजा बहुत सारे शादी करेंगे, और भी बहुत सारे कारण हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण नहीं माना जाता है। अब इसके एक यहाँ पर 8 से 10 पुत्र थे, लेकिन उसमें योग्य माना जाता है धनानंद को। धनानंद, अब थोड़ा धनानंद के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि धनानंद इसके थोड़ा शासन प्रणाली के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, धनानंद को माना जाता है ये धन का बहुत लोभी था। धन का मतलब जनता पर कर एकदम जो टैक्स था वो बहुत अधिक मात्रा में लगाता था, और टैक्स वसूलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। ध्यान रखिएगा, टैक्स वसूलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। समझ लीजिए अपने सैनिकों को खुला छूट दे रखा था कि टैक्स वसूलने के लिए कुछ भी कर दो, बस इसको चाहिए था, मतलब धन चाहिए था। ध्यान रखिएगा, और इसको बाहरी से कोई ज्यादा मतलब नहीं था। लेकिन एक और बात, सिर्फ अपने सुख सुविधा में रहता था, बाहरी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं देखता था बस, और जनता कैसे है क्या है इससे कोई मतलब नहीं, ये बस अपने सुख सुविधा में रहता था। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ये जो नाग दशक था ये योग्य नहीं था, सुख सुविधा में अपने रहता था, इसको कोई हटा दिया। फिर अगर बात करें ऐसे ही आगे आने वाले वंश में, शिशुनाग वंश में था नंदीवर्धन, उसको भी हटा दिया गया। और उसके बाद तो इसको कोई क्यों नहीं हटा देता था, जब ऐसा था कि इसमें ज्यादा कुछ योग्यता नहीं थी, अगर राजा की योग्यता नहीं थी तो इसको कोई क्यों नहीं हटा देता था। देखिए क्यों नहीं हटाता था, समझिए। इसमें राजा की योग्यता, सारी योग्यताएं नहीं थी लेकिन कुछ योग्यताएं थी। अब कुछ योग्यता का मतलब क्या था, ये युद्ध लड़ना तो जानता था, ठीक ठाक जानता था। और एक बात, सबसे बड़ी इसकी ताकत थी इसकी सेना, बहुत अधिक मात्रा में इसके सैनिक थे, हाथी थे। साथ में इसके जो हाथी थे, इसके सेना में जो सम्मिलित हाथी थे, उससे बाकी सारे पड़ोसी डरते थे। ध्यान रखिएगा, सभी पड़ोसी डरते थे। यहाँ तक विदेशों में भी ये बात फैल गई थी। सिकंदर जो ब्यास नदी के तट से लौटा था, उसमें एक कारण ये भी था कि धनानंद की सेना में हाथी है, ये हाथी के बात पता चल गया था उनके सैनिकों को। किसके सैनिकों को, सिकंदर के सैनिकों को। एक कारण ये था, और भी बहुत सारे कारण, जैसे उसका जल स्तर बढ़ गया था, ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ गया था, उसके सैनिकों में बीमारी फैल गई थी, वो सैनिक काफी दूर आ चुके थे, अपने घर से काफी दूर आ चुके थे। मतलब कई कारण था लौटने का, लेकिन एक कारण ये भी था कि उसके सैनिक जो थे वो धनानंद की सेना से क्या करते थे, डरते थे। क्यों? क्योंकि ये सबको पता था कि धनानंद के पास एक विशाल सेना थी, इसीलिए कोई पड़ोसी आक्रमण ही नहीं करता था। जब आक्रमण पड़ोसी नहीं करेगा तो ये क्या होता था, ये बस अपने दरबार में अपने सुख सुविधा में क्या रहता था, बस अपने सुख सुविधा में लगा रहता था। तो इसी के समय भारत में किसने एंट्री किया था, इसी के समय सिकंदर ने एंट्री किया था। सिकंदर ध्यान रखिएगा, सिकंदर 326 ईसा पूर्व में एंट्री हुआ था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का एंट्री हुआ था। कहां पर, भारत में। सिकंदर का एंट्री हुआ था 326 ईसा पूर्व में, और चाणक्य इसको समझाने के लिए आए थे। ये सारा कहानी हम बता दिए, अब दोबारा से कहानी इसको बताएंगे नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो कहानी दोबारा से नहीं बताएंगे, बस इतना ही समझ लीजिए। सिकंदर आया था, सिकंदर वापस लौटा था, ये सब के बारे में हम जब भारत पर, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण पढ़ा रहे थे चैप्टर, तो उसमें पढ़ा दिए हैं, बहुत अच्छा से सब समझा दिए हैं इसके बारे में, सिकंदर के बारे में। अब डायरेक्ट यहाँ से समझाते हैं कि सिकंदर वापस लौट गया है, और सिकंदर के वापस लौटने के बाद पूरा एकदम जो मैदान कह सकते हैं, पूरा मैदान एकदम खाली हो गया। पूरा मैदान मतलब वो फील्ड नहीं, उस फील्ड की, उस मैदान की बात नहीं कर रहे हैं, ब्यास नदी के तट वाला मैदान की बात नहीं कर रहे हैं। किस मैदान की बात कर रहे हैं, धनानंद से लड़ने वाला। क्योंकि अब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का सीधा फोकस किस पर हो गया, अब धनानंद पर, कि इसको कैसे भी हटाया जाए। क्योंकि इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का फोकस सिकंदर पर था कि इसको कैसे भी पहले भगा दिया जाए, तो भाग गया।
अब भाग गया तब पूरा उन लोगों का फोकस उठकर किस पर आ गया, धनानंद पर। तब आप कहेंगे कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दो ही लोग थे और इसके पास तो इतनी विशाल सेना थी, तो बताइए वो कैसे इससे लड़ गए होंगे और जीत भी गए, कैसे जीत गए। कोई भी आक्रमण करने की हिम्मत तक नहीं करता था, सोचता तक नहीं था, ध्यान रखिएगा, आक्रमण करने का धनानंद पर। तो आखिर कैसे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने इस पर आक्रमण कर दिया। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, चाणक्य देखिए बहुत बुद्धिमान थे, चाणक्य जो थे वो बहुत बुद्धिमान थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी बहुत बुद्धिमान थे। लेकिन जितने भी ये चंद्रगुप्त मौर्य के जितनी भी बातें बतानी होती थी, जितने भी डायरेक्शन देने होते थे कि ऐसे जाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये सब चाणक्य बताते थे। और चाणक्य के कही गई नीतियों पर कौन चलता था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर क्या हुआ, चाणक्य ने पहले देखा कि हमको एक बनाना पड़ेगा विशाल सेना। क्या करना पड़ेगा, एक विशाल सेना, क्योंकि इतने बड़े सेना से जाकर लड़ जाएंगे तो काम चलेगा नहीं। और एक बात, चाणक्य को यह भी पता था कि आमने सामने इससे युद्ध नहीं कर सकते हैं, आमने सामने इससे जीत नहीं सकते, लाखों की संख्या में इसकी सेना थी, तो आमने सामने जीत जाएंगे नहीं। तो चाणक्य ने क्या किया, चाणक्य ने आसपास वाले जो शासक थे, पड़ोसी इसके नहीं, पड़ोसी से थोड़ा सा हटकर जो दूर वाले शासक थे, उनसे क्या किया, चाणक्य ने मदद मांगना शुरू किया। कि देखिए चाणक्य को सभी लोग जानते थे, ध्यान रखिएगा, चाणक्य को सभी लोग जानते थे कि चाणक्य की वजह से ही सिकंदर वापस, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से ही सिकंदर वापस लौट गया। ये बहुत मतलब पूरा बात एकदम पूरा भारत में फैल गया था ये बात। और चाणक्य की बुद्धि इतनी तेज थी और चाणक्य तक्षशिला के आचार्य भी थे, तो इसीलिए सभी लोग जानते थे किसको, चाणक्य को। चाणक्य अलग अलग राजाओं के पास पहुंच रहे थे और क्या मदद मांग रहे थे कि देखिए आप हमें सैनिक मदद दीजिए और कुछ दिन बाद धनानंद को तो हम लोग हटा ही देंगे, तो जब हम शासन में आएंगे तो आपका क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। अगर इस समय आप मदद नहीं दीजिएगा तो अगर आ गए शासन में तो फिर आप देख लीजिएगा क्या होगा। कौन ये बात कह रहा था, चाणक्य, बाकी सारे राजाओं से। तो सभी राजाओं के पास, बाकी कुछ राजाओं ने मदद किया, कुछ राजाओं ने नहीं किया। देखिए उन राजाओं के पास कोई और उपाय भी नहीं था कि उनको ये था, और उनको ये भी डर था ना कि अगर हम चाणक्य की मदद किए, मान लीजिए कोई राजा है, ये कोई राजा है समझिए, और ये चाणक्य इसके पास मदद मांगने गए, इसको ये डर था कि अगर हम चाणक्य की मदद किए और ये बात पता चल गई धनानंद को कि चाणक्य की ये राजा मदद कर रहे, धनानंद हमको छोड़ेगा नहीं। और इधर चाणक्य क्या कह रहे थे कि अगर तुम मदद नहीं किया और हम सत्ता में आ गए, मतलब धनानंद को हटा कर शासक, अगर चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन गया तो समझ लीजिए तो उसके बाद हम आपको नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे राजाओं ने मदद भी किया। चाणक्य ने प्लानिंग के साथ एक बार डायरेक्ट महल में इन लोगों ने आक्रमण कर दिया, लेकिन वहां से इन लोगों को भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा, पहली बार आक्रमण में क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। उतना अच्छा सा तैयारी नहीं था और उतनी अच्छा जानकारी नहीं थी, तो वहां महल से क्या होना पड़ा, भागना पड़ा। दोबारा ये लोग प्लानिंग करके, ये जब हम चंद्रगुप्त मौर्य वाला जो मौर्य साम्राज्य अगले पढ़ाएंगे ना तो उसमें बहुत अच्छे से बताएंगे कैसे कैसे युद्ध हुआ था, क्या हुआ था, ये सब बहुत विस्तार से बताएंगे। ऐसे अभी यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए बस। तो फिर दोबारा चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के ने प्लानिंग बनाया अच्छा से, और फिर डायरेक्ट महल में ये लोग आक्रमण करते थे। ये नहीं कि बाहरी कहीं पर लड़ते नहीं थे, डायरेक्ट आक्रमण महल में ही। और महल में पहले जाते थे ऐसे, मतलब अपना वेश बदल कर जाते थे और डायरेक्ट वहीं पर आक्रमण। दोबारा में क्या हुआ, दोबारा डायरेक्ट चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पर पहुंच गया, धनानंद जहाँ पर आता था वहीं पर, और इनका काम निपटा दिए। और उसी समय से जब राजा ही निपट गए तो सारा साम्राज्य किसका हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य का। उसी समय स्थापना हो गया किसका, मौर्य वंश का। तो ये हम लोग का चैप्टर हो गया समाप्त। इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा पूरा अच्छा तरह से। और चैप्टर समाप्त होने के बाद हम लोग अगले चैप्टर देखेंगे। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।